fantastic. We have a big future coming up. We are just creating new Bangladesh. Bangladesh 2.0. बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव हो रहे हैं, जो शेख हसीना की सरकार के 2024 में गिरने के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव है। ये चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि हसीना की अवामी लीग पार्टी को चुनाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता तारिक रहमान और जमात इस्लामी के गठबंधन के बीच माना जा रहा है। जमात इस्लामी गठबंधन में 11 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है। ओपिनियन पोल्स के मुताबिक तारिक रहमान की बीएनपी आगे चल रही है, लेकिन जमात एक मजबूत चुनौती दे रही है। चुनाव के नतीजे 12 फरवरी की शाम या 13 फरवरी की दोपहर तक आने की उम्मीद है, लेकिन सवाल है कि जिन दो लोगों के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है वो हैं कौन, उनके आने से भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारत इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहा है, सब कुछ इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीएनपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार तारिक रहमान कौन हैं। तारिक रहमान का जन्म 20 नवंबर 1965 को ढाका में हुआ था। वे बांग्लादेश के संस्थापक नेताओं में से एक जियाउर रहमान के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिग्री की शुरुआत की, लेकिन दूसरे साल में छोड़ दी। 1990 के दशक में वे व्यापार में उतरे और फिर राजनीति में शामिल हुए। 2000 के दशक में वे बीएनपी के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल बने। 2008 में उन्हें भ्रष्टाचार और आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2008 में जेल से रिहा होने के बाद वे लंदन में निर्वासन में चले गए। दिसंबर 2025 में वे 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे। जनवरी 2026 से वे बीएनपी के चेयरमैन हैं। वे ढाका 17 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी मां खालिदा जिया की मौत 30 दिसंबर 2025 के बाद वे पार्टी के मुख्य चेहरे हैं। वे चुनाव में शांति और स्थिरता पर जोर दे रहे हैं और आर्थिक सुधार, नौकरियां और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने का वादा कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से बीएनपी और भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल के संकेतों से लगता है कि रीसेट हो सकता है, यानी कि नए संबंध की शुरुआत हो सकती है। तारिक रहमान ने कहा है कि वे भारत के साथ परस्पर सम्मान और समझ पर आधारित संबंध चाहते हैं। बीएनपी के मैनिफेस्टो में बॉर्डर किलिंग, पुश इन यानी अवैध घुसपैठ और नदी जल बंटवारे पर सख्त स्टैंड है, लेकिन वे बांग्लादेश फर्स्ट नीति के साथ भारत से सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत अब बीएनपी को समर्थन दे रहा है क्योंकि अवामी लीग प्रतिबंधित है। बीएनपी की स्थापना 1978 में जियाउर रहमान ने की थी। ये एक केंद्रीय दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी है जो लोकतंत्र, आर्थिक उदारीकरण और बांग्लादेशी राष्ट्रवाद पर जोर देती है। पार्टी ने 1991 से 1996 और 2001 से 2006 में सरकार बनाई, जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी। 2008 से ये विपक्ष में है और हसीना सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की। पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन ये बांग्लादेश की दो प्रमुख पार्टियों में से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीएनपी जीत सकती है, लेकिन जमात का उभार एंटी इंडिया भावना और युवा वोटर्स से है। बांग्लादेश के सेंटर फॉर गवर्नेंस स्टडीज के प्रोफेसर परवेज करीम अब्बासी कहते हैं कि पोल्स में बीएनपी आगे है, लेकिन अनडिसाइडेड वोटर्स निर्णायक हैं। अब जान लेते हैं कि दूसरे पीएम कैंडिडेट जमात इस्लामी पार्टी से शफीकुर रहमान कौन है। शफीकुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर यानी कि अध्यक्ष हैं। उनकी उम्र 67 साल है। वे एक इस्लामिक विद्वान हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे चुनाव में एकता और बदलाव पर फोकस दे रहे हैं और पार्टी को अधिक समावेशी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व भूमिका पर विवादास्पद बयान दिया कि कोई महिला पार्टी की नेता नहीं बन सकती। वे जमात इस्लामी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। पार्टी 2008 के बाद पहली बार चुनाव लड़ रही है क्योंकि हसीना सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका रजिस्ट्रेशन बहाल किया। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में लाहौर यानी कि तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने की थी। ये एक इस्लामिस्ट पार्टी है जो इस्लामिक कानून यानी शरिया पर आधारित राज्य की वकालत करती है। 1971 के मुक्ति संग्राम में इसने पाकिस्तान का समर्थन किया और बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया, जिसके कारण इसे 1971 का कलंक कहा जाता है। पार्टी पर युद्ध अपराधों के आरोप हैं। हसीना सरकार ने 2013 में इसे चुनाव से प्रतिबंधित किया, लेकिन 2024 में
अंतरिम सरकार ने बैन हटा दिया। हाल ही में पार्टी ने 1971 की भूमिका के लिए माफी मांगी और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जिससे इसे अधिक मॉडरेट दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये कभी मुख्य सत्ता में नहीं रही, लेकिन बीएनपी के साथ गठबंधन में जूनियर पार्टनर रही है। जमात को पारंपरिक रूप से एंटी इंडिया माना जाता है। इसकी 1971 की भूमिका और पाकिस्तान से करीबी के कारण भारत सतर्क है। हालांकि शफीकुर रहमान ने कहा है कि भारत के साथ अच्छे संबंध प्राथमिकता हैं और वे सम्मान पर आधारित रिश्ते चाहते हैं। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि जमात की जीत से भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है। बांग्लादेश की राजनीति को कवर करने वाले डेविड बर्गमैन लिखते हैं कि जमात का 1971 का कलंक कम हो रहा है और ये पुरानी राजनीति से अलग दिख रही है, क्योंकि युवा वोटर्स जमात एनसीपी गठबंधन को नई राजनीति के रूप में एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जमात की जीत से बांग्लादेश में इस्लामिस्ट प्रभाव बढ़ सकता है, जो अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमलों को बढ़ा सकता है। 2024 की अशांति में हिंदू समुदाय पर हमले हुए थे और जमात पर आरोप लगे। जमात पाकिस्तान और चीन से करीब जा सकता है, जो भारत के लिए रणनीतिक खतरा है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ सकता है, जिससे बॉर्डर के मुद्दे, जल बंटवारा यानी तीस्ता बैराज और घुसपैठ में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके साथ ही बांग्लादेश के सेकुलर संविधान पर असर पड़ सकता है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और असम में इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां बांग्लादेशी मुद्दे चुनाव पर हावी होते हैं। इसी साल बंगाल में चुनाव भी होने हैं, इसलिए भारत चिंतित है, क्योंकि हसीना के बाद संबंध खराब हुए हैं। चुनाव को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानता है भारत बीएनपी को समर्थन दे रहा है, लेकिन जमात की जीत से पाकिस्तान चीन का प्रभाव बढ़ने का डर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ढाका का दौरा किया था। दुनिया भर के ऑब्जर्वर बांग्लादेश गए हैं चुनाव देखने के लिए, लेकिन भारत इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रूप में देख रहा है। कुल मिलाकर ये चुनाव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संक्रमण, जेनजी की भूमिका और सेक्युलरिज्म बनाम इस्लामिस्ट राजनीति के भविष्य को तय करने वाला माना जा रहा है, जहां दुनिया इसे नए बांग्लादेश की शुरुआत के रूप में देख रही है, जबकि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों के नजरियों से वॉच कर रहा है। Fantastic. We have a big future coming up. We are just creating new Bangladesh. Bangladesh 2.0. Good. Thank you. तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोग टीवी के साथ।